और बुलेटिन में बात होगी इस वक्त तक की प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। हम बताएंगे आशीर्वाद और आक्रोश के बारे में। 19 अगस्त को बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालने वाली है, वहीं कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साथ ही बात करेंगे स्कूल पर मचे संग्राम की। स्कूल खुलने से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। साथ ही बताएंगे गहलोत सरकार के नई पहल के बारे में, जिससे कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। और बताएंगे कहां पंचायत ने एक परिवार पर जुल्म ढाया। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। शुरुआत करते हैं आशीर्वाद पर आक्रोश की खबर से। एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आशीर्वाद है एक तरफ और दूसरी तरफ है आक्रोश। बीजेपी देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। मोदी कैबिनेट में जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं वो देशवासियों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, देश भर में यात्रा करेंगे। इसके तहत प्रदेश में भी यह यात्रा निकाली जानी है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव 19 और 20 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। अलवर से यह यात्रा शुरू होगी और जयपुर होते हुए पुष्कर तक जाएंगे। भूपेंद्र यादव 10 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे इस दौरान। अपनी यात्रा में उन 10 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगे। बीजेपी की इस यात्रा पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा और सवाल किया, किस बात का आशीर्वाद मांगेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और अभी हाल ही में राजस्थान से राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव जी, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री हुए, जिनके पास श्रम मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, 19 और 20 राजस्थान में उनकी ये जन आशीर्वाद यात्रा रहेगी। दिल्ली से वो अलवर के रास्ते से राजस्थान में प्रवेश करेंगे और मुख्य राजमार्ग से होते हुए शाम को उनका बिड़ला ऑडिटोरियम में एक सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा 19 तारीख को। इसी तरीके से दूसरे दिन का कार्यक्रम जयपुर से प्रारंभ होकर अजमेर पुष्कर का रहेगा और तीसरे दिन वो अजमेर में ही पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। तो जनता ने तो 2.5 साल पहले आशीर्वाद दे दिया था उनको। 2.5 साल में फूटी कोड़ी का काम किया नहीं, अब दोबारा 2.5 साल बाद में किस बात का आशीर्वाद मांग रहे हैं। काम करने के लिए जनता ने एमपी चुने थे, मंत्री बने हैं, केंद्र में 25 में से 25 सांसद बने हैं। भूपेंद्र यादव जी की शकल तो देखिए, क्या यहाँ आए हैं क्या कभी वो भूपेंद्र यादव जी 2.5 साल में एक फूटी कोड़ी का कोई विकास का काम प्रदेश के लेकर के आए हैं क्या। किस बात का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। इस बात का आशीर्वाद कि देखो हमने हमारे पहले बने हुए को पछाड़ दिया और हम बन गए, तो इस बात का आशीर्वाद ले रहे हैं क्या कि देखो हम किसी को हटा करके आए हैं, वो तो निकम्मे निकले, वो अच्छे नहीं निकले या वो काम के नहीं निकले, क्या ये कहना चाहते हैं। उन पे क्या बीत रही है जिनको इन्होंने हटाया, उस पे क्या बीत रही है, उस बात का जवाब देना चाहिए। और चलिए चलते हैं जयपुर। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो जन आशीर्वाद यात्रा का रूट है वो बीजेपी ने सेफ रूट चुना है या ऐसा दूभर रूट चुना है जहां पर वो नहीं हो, उनके समर्थक कम हो, किस तरह का रूट चुना है। जी देखिए, ये अहिरवाल का इलाका है। भूपेंद्र यादव का जो पैतृक गांव है वो तो हरियाणा में पड़ता है, लेकिन उनका जन्म राजस्थान में हुआ, अजमेर में पढ़ाई भी यहीं से हुई। उसके बाद वो दिल्ली भले ही चले गए, लेकिन राजस्थान से उनका रिश्ता लगातार बना हुआ। और पिछले जब 2-3 इलेक्शन की बात करें तो लगातार वो सक्रिय रहे हैं और राजस्थान की राजनीति में, यानी कि बीजेपी की राजनीति में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है पिछले 2-3 चुनाव में। तो ये अहिरवाल का इलाका है, यानी यादव जो वोट है, यादव मतदाता है, वो बहुसंख्यक है। जिस एरिया से वो राजस्थान में दाखिल होंगे वो तिजारा विधानसभा पड़ती है, जहां पर अधिकांश बार यादव ही जीते हैं। तो भिवाड़ी में सबसे पहला उनका कार्यक्रम होगा, उसके बाद में वो किशनगढ़ बास जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर जाएंगे। यानी कि ये यादव बेल्ट जो है उसमें से होते हुए वो कोटपुतली से फिर जयपुर पहुंचेंगे। यानी कि यादव मतदाताओं के बीच में
एक ऐसे चेहरे को यानी कि लोकप्रिय बनाने की कोशिश हो रही है जिसको अब तक ज्यादा सीरियस ये लोग लेते नहीं थे, लेकिन अब भूपेंद्र यादव ने अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से दिल्ली में जिस तरह से अपनी पहचान कायम की है, अब उसका फायदा बीजेपी न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा में भी लेना चाहती है। और क्योंकि यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो इतना बड़ा कोई यादव फेस इस वक्त बीजेपी में भूपेंद्र यादव से बड़ा कोई दिख नहीं रहा है। तो भूपेंद्र यादव को पार्टी मकबूल बना रही है उन इलाकों में जहां उसे जरूरत है। राजस्थान में उनको इसलिए भेजा जा रहा है कि उनकी एक पहचान पहले से थी, लेकिन उस पहचान को और ज्यादा मजबूती दी जा रही है, एक और ताकत उनके पीछे खड़ी की जा रही है, ताकि पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं में मैसेज आए कि साधारण सा कार्यकर्ता दिल्ली में अपनी मेहनत करके पार्टी आलाकमान का भरोसा जीत करके न केवल राज्यसभा का मेंबर बनता है बल्कि वो बहुत बड़े मंत्रालय का बड़ा मंत्री भी बनता है। तो बीजेपी साधारण से कार्यकर्ताओं को भी यहां तक पहुंचा सकती है। तो बीजेपी की कोशिश यह है कि भूपेंद्र यादव राजस्थान में जाएंगे, यादव जो मतदाता हैं वो बीजेपी के साथ बड़ी ताकत के साथ में खड़े होंगे, और दूसरी जो जातियां, समकक्ष जातियां, किसान जातियां, वो भी उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। भूपेंद्र यादव थिंक टैंक माने जाते हैं और उनकी समाज के हर वर्ग में एक पहचान भी है, सबसे उनका नाता भी है, सबसे उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। तो न केवल वो अलवर बल्कि जयपुर होते हुए जब अजमेर तक जाएंगे तो जो कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार होगा, कोरोना काल में लोगों से जुड़ने का तरीका क्या रहेगा? और बीजेपी जब जब भी ये महसूस करती है कि जी देखिए कार्यकर्ता तो खूब आएंगे इस बेल्ट में, जहां जहां भी ये खबर पहुंचेगी भूपेंद्र यादव जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं तो सैलाब उमड़ने वाला है। हालांकि पार्टी कह रही कि वो कोविड प्रोटोकॉल की पूरी पालना करेगी, लेकिन ये जिस दिन वो आएंगे यानी 19 और 20 तारीख को, उस दिन तो संभव नहीं लगता, क्योंकि भूपेंद्र यादव अब जानी पहचानी शख्सियत हो चुके हैं, लोकप्रियता अब उनकी चरम पर है इस वक्त। और ऐसे में ये सवाल जगह से वो एंटर करेंगे हरियाणा से गुजरते हुए फिर वो गांव की गलियों को कैसे खंगाल पाते हैं, जबकि मरुधरा में अगर दाखिल होना है तो आपको गांव तक लोगों को छूना होगा। इस वक्त मेरे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है कि अगर बीजेपी आशीर्वाद मांगने निकल भी रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? जनता के ऊपर है आशीर्वाद दे या ना दे। तो आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन जो लोग पूरे देश इस वक्त जवाब मांग रहा है, किसानों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार है, कितने किसान मर गए, आज तक किसानों से जिस बीजेपी को बात करने की फुर्सत नहीं है, पहले किसानों के पास तो जाओ आशीर्वाद लेने के लिए। जो सड़क पर किसान बैठा है दिल्ली को घेर कर, उससे तो मिल लो, उससे आप बातचीत करके बुलाना नहीं चाहते। इसी को सरकार कहते हैं क्या कि राजा का राज नहीं है, वोट का राज है। वोट के राज में आप किसान से बात नहीं करना चाहते। बिना मांगे कभी किसी को कानून मिलता है क्या? किसान कह रहा मुझे कानून नहीं चाहिए, वो कह रहे नहीं मैं जबरन दूंगा। मैं तो वही किस्सा हो गया कि कोई अंधा आदमी कह रहा मैं सड़क पार नहीं करूंगा और कोई जबरन उसको सड़क पार कराने की कोशिश करे, उधर ले जाए खड़ा कर दे। वो कहेगा भाई साहब मुझे तो उधर ही जाना था। तो जिस तरह का पाप बीजेपी कर रही है, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी। पूरा देश परेशान है। आजादी के बाद पहली बार यात्रा की परमिशन मत दीजिए प्रदेश में। हम यात्रा की परमिशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किसी की यात्रा नहीं रोकते, यात्रा तो जनता ही रोकती है। हम क्यों रोकेंगे किसी की यात्रा? घूमे ना। जितना आशीर्वाद मांगने जाएंगे उतना इनके किए हुए बुरे कर्म याद आएंगे लोगों को। जो बीजेपी ने पाप किया और देश के साथ धोखा किया है ना, वो जनता को ज्यादा आशीर्वाद मांगने क्यों जा रहे हैं? डर लगने लग गया। कोरोना संकट में फेल हो गई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, लोगों को ऑक्सीजन तक उपलब्ध नहीं करा पाए। अब लग रहा है कि जब जनाधार खिसक रहा है तो आशीर्वाद मांगने के लिए जाएं। बीजेपी लोगों का जनाधार खो चुकी है, इसलिए जन आशीर्वाद मांगने के लिए निकली है। कोई आशीर्वाद अब जनता का मिलने वाला नहीं। इनकी पोल खुल गई। झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति बीजेपी करती है। 15 लाख दे देंगे, अच्छे दिन आएंगे। जैसे जैसे कोरोना में मौतें बढ़ रही थी, कोरोना बढ़ रहा था, वैसे वैसे पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की महंगाई बढ़ रही थी। वैसे प्रताप सिंह जी, वैसे अभी देखा जाए तो कोरोना कंट्रोल मरुधरा में काफी अच्छे स्तर पर हुआ है, लेकिन अब जैसे मान लीजिए सांसद जी ही दिल्ली से आएंगे, हो सकता है उनके साथ कार्यकर्ता हो, वो जगह जगह घूमेंगे। ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवाना तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। अगर वो उस यात्रा में फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर वहां तो कार्रवाई की गुंजाइश बनती है। नहीं करना, ये फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल सोच, उनकी राजनीतिक स्टाइल अपने तरीके से वो सोचते हैं। वो कभी भी पार्टी बाजी पे बदले की भावना से काम नहीं करते। अब जो राज्य का मुखिया जब मीटिंग करेगा, कैबिनेट में कोई बात होगी, डिस्कस होगा और राज्य के हित में कुछ होगा तो वो एक्शन लेंगे। मैं आज जो काम चीफ मिनिस्टर को करना है, जो डिसीजन लेना है, वो चीफ मिनिस्टर लेंगे। वो डिसीजन मैं नहीं ले सकता। लेकिन ये तय बात है, बीजेपी जनाधार खो चुकी है, लोगों के सपने तोड़ चुकी है। लोगों की मौत के लिए कोरोना संकट में बीजेपी जिम्मेदार है
ऑक्सीजन की कमी के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के साथ भेदभाव किया, 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कम दी, इसलिए देश और राजस्थान इनको कभी माफ नहीं करेगा। शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और बाबूलाल के साथ ही मेरे सहयोगी सचिन भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मोटे तौर पर जितना बाबूलाल से मेरी बातचीत हुई है, मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो रूट रहेगा इस यात्रा का वो उन इलाकों को कवर कर रहा है जहां पर बीजेपी मजबूत मानी जाती है, या बीजेपी का एक तरह से गढ़ या तो रहा है या बीच की स्थिति है। वो ऐसे इलाकों से नहीं गुजर रहे हैं, फिलहाल हाईवे पे ही रहेंगे, गांव में नहीं जाएंगे जहां पर कांग्रेस का बोलबाला रहा हो। बिल्कुल, देखिए रूट जो है वो अभी फाइनलाइज होना बाकी है, लेकिन ये बात साफ होगी कि जो बीजेपी के जो नए लीडर जो बने हैं, जो नए जिनको नेता बने हैं, हमारे राजस्थान में भूपेंद्र यादव आ रहे हैं, राजस्थान से राज्यसभा सांसद भी हैं, मंत्री बनाए गए हैं, वो इस आशीर्वाद यात्रा पे आएंगे। और इसी बात पर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कटाक्ष किया। उनका जो फोकस था, जो उनके कटाक्ष का या जो उनके बयान का, वो सीधे तौर पर गांवों से ही जुड़ा हुआ था। उन्होंने किसान को इसमें शामिल किया। उन्होंने कहा कि गांवों में इन लोगों को घुसने तक नहीं दिया जाएगा। इतना साफ उन्होंने आज कटाक्ष करते हुए बयान दिया है कि जनता और किसान इनको गांवों में घुसने भी नहीं देगी। यानी अब जो बात आप कह रहे हैं उससे अगर गोविंद सिंह डोटासरा के बयान को जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा एक चैलेंज दे रहे हैं बीजेपी को कि वो जाएं और गांवों में घुसने की कोशिश करें। जो बात आप कह रहे हैं कि बीजेपी का जुगाड़ है वो शहरों तक माना जाता है, गांवों में शायद रूट ना बनाए जाए, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा का जो आज बयान सामने आया है, जैसे ही ठीक है, तो एक तरह से उन्होंने चैलेंज ही दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। चलिए, और अब बात करते हैं स्कूल पर संग्राम की। मरुधरा में स्कूल अनलॉक करने का ऐलान हुआ और इस ऐलान के साथ ही प्राइवेट स्कूल्स कई मांगों को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। निजी स्कूल संचालकों का हल्ला बोल, स्कूल अनलॉक पर घमासान, आरटीई का कब भुगतान, स्कूल पर संग्राम। जी हां, 1 सितंबर से स्कूल अनलॉक के ऐलान पर निजी स्कूल संचालकों ने हल्ला बोला। ब्यावर से 225 किलोमीटर की दूरी तय कर निजी स्कूल संचालकों का दल जयपुर पहुंचा और पहली से 12वीं तक के स्कूल खोलने और आरटीई का भुगतान करने समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन सिविल लाइन फाटक के पास ही निजी स्कूल संचालकों को रोक दिया गया और शहीद स्मारक पर धरना देने की इजाजत दी गई। इसके बाद निजी स्कूल संचालकों ने शहीद स्मारक पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हम चाहते हैं कक्षा 1 से 12 तक स्कूल शुरू। हम ये भी चाहते हैं कि आरटी का जो बकाया भुगतान है वो भुगतान सारा का सारा उसका पुनर्भरण हो। हमारी मांग ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान स्थायी और अस्थायी समानता के नाम पर पेनल्टियां निकाल रहा है। कोरोना काल में एक तरफ तो स्कूल संचालकों को फीस लेने से मना किया जा रहा है, दूसरी तरफ बोर्ड पेनल्टी ले रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो पेनल्टियां नहीं ली जाए। आर्थिक स्थिति खराब हुई है और बोर्ड बिना नोटिस के पेनल्टी जो लगा रहा है ये उसकी मनमर्जी है, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और सरकार को जो आरटी का जो भुगतान है इसके बिल जल्दी से जल्दी बनाने चाहिए। पोर्टल खोलती है, गवर्नमेंट स्कूलों का पोर्टल हमेशा खुला रहता है, प्राइवेट स्कूलों का एक निश्चित समय के लिए खुला होता है और बिना टीसी के सरकार एडमिशन गवर्नमेंट स्कूलों में दे रही है। ये प्राइवेट स्कूलों के साथ सौतेलापन है, प्राइवेट स्कूलों को खत्म करने का आधार बनाया है सरकार ने। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि बिना टीसी के किसी भी बच्चे को एडमिशन नहीं दिया जाए। स्कूल संचालक अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। हंगामा बढ़ा तो 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को सीएम आवास पर जाने की अनुमति दी गई, जहां अधिकारियों से बातचीत हुई तो मांगों को लेकर सहमति बनी। एक एक बिंदु पर सीएमआर में हमसे चर्चा हुई, करीबन 20 मिनट तक वार्ता चली और सारा का सारा बात को सुनने के बाद सिद्धांत हमारी बात से वो सहमत हुए कि आपकी मांगे जायज है, विभाग स्तर पर इसकी हम जांच करवाएंगे और जितना संभव हो हम आपको रिलीफ दिलाएंगे।
एक एक बिंदुवार हमारी बातें मानी गई है। और हम गए उससे पहले हमारी चर्चा थी, हमारा ज्ञापन उनके पास था। ओएसडी साहब ने डायरेक्ट सीएम साहब से बात करी है और साहब ने कहा कि इनके एक एक बातें मेरे सामने आ चुकी है, एक एक बातों पर है और 15 अगस्त के बाद में पुनः एक डेलीगेशन को बुला के एक एक बिंदुवार इनको इनकी सारी समस्याओं से निदान दिलवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। स्कूल संचालकों की मांगों को लेकर सरकार से भरोसा मिला तो स्कूल संचालक अपना आंदोलन वापस लेने पर राजी हो गए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। वहीं शिक्षा मंत्री डोटासरा ने साफ कर दिया कि अगर कोरोना काबू में रहा तो पहली से 8वीं तक की पढ़ाई भी शुरू करने पर विचार करेंगे। कि बच्चे काफ़ी दिन से अंदर थे और कोरोना कम है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल इसको हरी झंडी दी है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम बच्चों को केवल ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे। जो गरीब ग्राम पंचायतों में, ग्रामीण इलाके में, दूरस्थ में रहने वाले लोगों को सुविधा नहीं मिल रही थी, तो ये सुविधा अब मिलेगी। और 1 से 8 को अभी हम वर्क बुक दे करके और घर पे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी अगर स्थितियाँ ठीक होती हैं और कोरोना अगर नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे। गहलोत सरकार ने जनता को एक और सौगात दी है। सरकार ने पालनहार योजना में बदलाव किया है। रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। इनकम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल की अनिवार्यता खत्म हो गई है। इसके साथ ही सरकार ने भामाशाह और आधार कार्ड दोनों की अनिवार्यता भी खत्म कर दी है। अब दोनों में से किसी भी एक कार्ड से लाभार्थी योजना का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही अनाथ सगे भाई बहन 18 साल पूरा होने पर अपने छोटे भाई बहन की पालन पोषण शिक्षा आदि के लिए खुद पालनहार बन सकेंगे। इसके लिए सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। योजना में बदलाव के बाद राज्य सरकार को 30,000 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं। 2005 में शुरू हुई पालनहार योजना में समय समय पर बदलाव हुए हैं, जिसका फायदा भी जरूरतमंदों को मिलता रहा है। जून 2021 तक 5,08,958 बच्चे पालनहार योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं। और देखिए किस तरह से ये योजना किन किन लोगों को फायदा पहुंचाएगी और क्या फायदा उन्हें मिलेगा, वो हम ग्राफिक्स के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सरकार दरअसल ये सुनिश्चित करना चाहती है कि प्रदेश में कोई भी जिसे जरूरत है वो भूखा न रहे। देखिए कितनी महत्वाकांक्षी योजना है, विशेषकर विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए। तो एक विधवा जिसका पति शांत हो गया, वो एकदम से रोजगार खत्म हो गया, बच्चों को पालने में दिक्कत आती है, या किसी बच्चे के पेरेंट्स दोनों ही खत्म हो गए, अनाथ की पोजीशन आ गई, तो जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए योजना चालू की गई है। इसमें पिछले 1-1.5 साल से हमने काफ़ी नवाचार करने की कोशिश की है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि हमने पालनहार में विधवाओं के लिए सारे कागज खत्म करके केवल विधवा पेंशन का PPO है, उसके आधार पर पूरी पालनहार योजना की स्वीकृति जारी कर रहे हैं। जहां के लुदराड़ा गांव में एक परिवार के खिलाफ जातीय पंचायत ने 34 लाख का जुर्माना लगाया। उसे न चुकाने की सूरत में 12 साल के लिए समाज से बहिष्कृत कर दिया। मामला कोर्ट पहुंचा और अब पुलिस जांच में जुटी है। प्रेम विवाह पर तुगलकी फरमान, 34 लाख का जुर्माना, 12 साल की सजा। मारे काका बेटा भाई बच्ची सुशीला प्रेम सिंह सिवाना हाथे भागने गई। इन वास्ते षड्यंत्र पंचों रसियों के भाई इनका हाथ मिला है। हमारा मन में कोई लेना देना नहीं है और पंच भेड़ा की दे तो हमारे माथे 17 लाख रुपये जुर्माना गाड़ी भाई बाहर माथे। बाड़मेर के लुदराड़ा गांव के अगार सिंह का परिवार तथा कथित जातीय पंचायत के आदेश से परेशान है। 2 भाइयों के इस परिवार का आरोप है कि उनके खिलाफ एक झूठी पंचायत कर बड़ा जुर्माना लगाया गया। कारण सिर्फ इतना है कि उनके रिश्तेदार की एक लड़की ने प्रेम विवाह किया है। इससे नाराज पंचों ने पहले तो उनसे 1 लाख का जुर्माना भरवाया और फिर दोनों भाइयों पर 17 लाख यानी कुल 34 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। जुर्माना ना देने की सूरत में अब उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। पंच है, पंच जो नाम इसका जो पेश की जो है पंच है, वे बड़े पंच है मारे माथे मुकदमा मारे माथे आरोप लगायो
કે થોડા હાથ બેલો બનાવ્યું મોરે 7 લાખ जुर्मानो कीधो ने अगर इनसे कोई व्यवहार करे तो 2 लाख रुपया बना माथी जुर्मानो। पीड़ित परिवार ने गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है। न्यायालय के जरिए समाज के पंचों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें 5 नामजद है और 6-7 अन्य हैं। इस पर पुलिस ने तुरंत ही मुकदमा दर्ज किया जाकर जांच की जा रही है और इस प्रकरण की पूरी जांच श्री उमेश कुमार एसआई मोगलसर कर रहे हैं। वहीं पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप गलत हैं और गांव के कुछ लोगों ने उनके खिलाफ ऐसी पंचायत करवाई है क्योंकि उस प्रेम विवाह से उनका कोई लेना देना नहीं था। आजादी के 75 साल बाद भी समाज ऐसी जातीय पंचायतों की सजा भुगतने को मजबूर है, जो सीधे तौर पर कानून के शासन को चुनौती है। प्रेमदान देथा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बाड़मेर। और यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए सियासी वादों के शिकंजे में अन्नदाता। चलिए बढ़ते हैं आगे। कृषि कानून को लेकर देश भर में आंदोलन जारी है, लेकिन किसानों की असली समस्या की सुध लेने वाला कोई नहीं। तभी तो दौसा समेत प्रदेश के दर्जनों किसानों की जमीन कुर्क हो चुकी है। अब जमीन की नीलामी की तैयारी हो रही है क्योंकि किसान कर्ज नहीं चुका पाए। लेकिन किसानों का दर्द है कि पानी है नहीं, पैदावार होती नहीं, तो कर्ज कहां से चुकाएं। बात कर्ज माफी की हुई थी, लेकिन जमीन नीलाम हो रही है। पानी नहीं, पैदावार नहीं, पर जमीन कुर्क। पानी नहीं है ट्यूबवेल में, इसीलिए पैदा नहीं होती है, इसीलिए नहीं चुक पा रहे। और धंधा नहीं है हमारे पास, धंधा ठप्प है कोरोना के 2 साल से। कोई मजदूरी भी करे तो छोटे का पेट ही पालता है सर। 16 किसानों की संपत्ति जब्त। विविध बैंकों के अलग-अलग प्रकरण है, प्रतिदिन नए प्रकरण दर्ज होते हैं, कोई 100 पता ही नहीं है। किसानों की कर्ज माफी के सरकार के दावे और वादों के बाद भी प्रदेश में किसानों की जमीन कुर्क हो रही है और अब तो बैंक ने उनकी जमीन की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 10 दिन के लिए बोले थे, पहले चुनाव के टाइम वादा किया था, तो 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए। अच्छा, जब से सरकार बनी, जब से बार बार हमको डरा रही है, धमका रही है। रोज आते हैं और जाते हैं, वो नोटिस दे के जाते। दौसा जिले के उपखंड लालसोट के सलेम गांव के 16 किसानों की जमीन कर्ज न चुकाने के कारण पहले कुर्क कर ली गई और उसके खिलाफ नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। किसानों ने ये लोन पंजाब नेशनल बैंक से लिया था। बरसात में लिया था, पानी वानी की समस्या, पानी बीत गया, पैदावार हो रही नहीं। अब कैसे चुकाते, खर्चा बहुत महंगा पड़ गया, ऐसे नहीं चुका पाई सर। फसल नहीं होती है, पानी की समस्या है, ज्यादा पानी वानी नहीं है। जब समेल गांव में हमारी टीम पहुंची तो वहां हमने जाना किसानों का दर्द। किसान बताते हैं कि उनकी जमीन में पानी नहीं है, ऐसे में पैदावार भी नहीं हुई। बैंक से कर्ज जरूर लिया था, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के चलते अन्य काम धंधे भी बंद रहे और वो कर्ज नहीं चुका पाए। गरीब आगे काटा सूखा के मेरा पिताजी खत्म हो गया, एक भाई पागल हो रहा। सरकार ने माफ नहीं किया? सरकार बोले 10 दिन बाद करा देंगे माफ। 10 दिन साल में एक 2.5 साल लगे, अब भी माफ नहीं है। किसान कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी के वादों के भी शिकार हो गए। नियमों के झंझट में फंसकर न तो कर्ज माफ हुआ और अब जमीन से भी हाथ धो बैठे। खाता चालू करवा में टाउन में थोड़ा सा चक्कर पड़ेगा, काई बताऊं धंधो पानी करवा के, काई बताऊं टेम कौन मिली, ये लॉकडाउन लागू और बताऊं न या गलो की सरकार बनी थी तो जी टेम पे इन्हें माफ करवा की दुनिया में उपाय उड़ा दी, अक्रिया काई भी नहीं है। सरकार ने माफ नहीं किया लोन? नहीं किया साहब, अभी तक कुछ नहीं किया। बोल रहे थे भाई माफ करेंगे, लेकिन नहीं किया। अच्छा, तो नीलामी के आदेश निकल गए, अब नीलामी होने के बाद फिर क्या करोगे? क्या करें साहब, गरीब आदमी कुछ उपाय नहीं है, अब क्या करें।
जमीन भी कुर्क कर ली गई और नीलामी के आदेश भी हो गए हैं। ऐसे में किसान असहाय हैं। वहीं लालसोट के एसडीएम गोपाल जांगिड़ नियमों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो अपना लोन जमा नहीं करवाता है ऋण की राशि, तो नीलामी के आदेश भी जाएगी। मोटे तौर पर देखें तो ये किसान उसी सियासत का शिकार हुए हैं जिसने न सिर्फ प्रदेश के बल्कि देश के लाखों किसानों को अपना शिकार बनाया है। यानी सत्ता में आने से पहले वादे और सत्ता में आने के बाद नियमों की उलझन, यानी किसानों पर हर तरफ से शिकंजा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। सरकारी नौकरी के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। एक शख्स ने 30 साल पहले झूठे शपथ पत्र के आधार पर इंजीनियर की नौकरी ज्वाइन की। 30 साल में वो शख्स जलदाय विभाग में चीफ इंजीनियर बन गया, लेकिन रिटायरमेंट से ठीक पहले सच सामने आया। अब बर्खास्तगी के साथ कानूनी कार्रवाई का शिकंजा कसने वाला है। पहले धोखा और अब सजा की ये कहानी है जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर चंद्रमोहन चौहान की। 30 साल पहले धोखा, अब सजा। झूठे शपथ पत्र का मामला, अब जाएगी नौकरी। उसका तो कोई जब फैसला होकर के आ जाएगा उस दिन एक भी दिन आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसके ऊपर कोई चार्ज लग गया है और वो आदमी वहाँ पर काम करेगा। जलदाय विभाग के मुख्य अभियंता हेडक्वार्टर इंजीनियर चंद्रमोहन चौहान को बर्खास्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मुख्य अभियंता सीएम चौहान पर झूठे शपथ पत्र पेश कर नियम विरुद्ध सरकारी नौकरी हासिल करने का मामला है। आरोपों के मुताबिक इंजीनियर चंद्रमोहन चौहान ने जलदाय विभाग में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए गलत साक्ष्य पेश किए। नियुक्ति के शपथ पत्र में झूठी जानकारी दी गई थी। शपथ पत्र में आरोपी इंजीनियर ने अपनी आय का स्रोत शून्य बताया था। आरोपी इंजीनियर ने पहले लोक निर्माण विभाग में भी इंजीनियर की नौकरी प्राप्त की थी और वहां सरकारी नौकरी के कारण बाकायदा पूरा वेतन भी प्राप्त किया। इस मामले की जब शिकायत सरकार के पास पहुंची तो उसकी जांच कराई गई और जांच में आरोपी चंद्रमोहन चौहान के खिलाफ की गई शिकायत को सही पाया गया। इसके बाद जलदाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने आरोपी चंद्रमोहन चौहान को बर्खास्त करने की फाइल को मंजूरी दे दी। देखिए, मेरे से पहले जो लोग लगे हुए हैं, हमने किसी को नया नहीं लगाया है। कुल मिलाकर के जो एसीडी में अथवा डीओपी में जो फाइनल फैसला होता है उसको माना जाता है। फाइनल फैसला जिस किसी के खिलाफ भी होगा उसको नहीं रखा जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक आरोपी लोक सेवक पर सरकार झूठे शपथ पत्र पेश करने के मामले में मुकदमा दर्ज करवा सकती है। यही नहीं, आरोपी लोक सेवक की पेंशन राशि सहित अन्य आर्थिक संपत्तियों को सीज भी किया जा सकता है। ये गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है। इसमें इस तरह से पोस्ट लेना, अपने पिता के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आपने अपने आप को मृतक का आश्रित दिखाया कि मेरी कहीं पहले नौकरी नहीं, जबकि आपकी पहले से नौकरी लगी हुई थी। ये गंभीर अपराध है। इसमें धारा 420, 467, 68, 71, 120 भी जो लोग इसमें शामिल थे उनके खिलाफ भी इस तरह से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहरहाल राजस्थान के जलदाय विभाग के इतिहास में पहली बार किसी मुख्य अभियंता को सेवाओं से बर्खास्त किया जा रहा है। आरोपी मुख्य अभियंता चंद्रमोहन चौहान 10 महीने बाद सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन झूठा शपथ पत्र देकर नौकरी करने का मामला सामने आने के बाद अब चौतरफा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। टीका लगवाना है और कोरोना से बचना है। कोटा में भी कोरोना से लड़ाई जारी है, लेकिन इस लड़ाई में लापरवाही भी खूब देखने को मिल रही है। कुछ तस्वीरें देखिए। वैक्सीन सेंटर पर भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। लोगों में टीका लगवाने की होड़ है, वो डरे हुए हैं। वायरस से बचना जरूरी है, लेकिन यहां तो कोरोना वाले वायरस को ही दावत दे दी जा रही है। 2 गज की दूरी तो बिल्कुल ही भुला दी गई। कोटा के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है।
आज कोटा देहात में कई वैक्सीनेशन कैंप हुए। बोरखंडी में आयोजित वैक्सीनेशन सेंटर के शुभारंभ के मौके पर कांग्रेस नेता अमित धारीवाल शामिल हुए। उन्होंने घर घर औषधि पौधे योजना के तहत ग्रामीणों को पौधे बांटे। कहा, वैक्सीनेशन के प्रति प्रदेश की जनता जागरूक है, ऐसे में वैक्सीन की सप्लाई केंद्र सरकार की ओर से की जानी चाहिए ताकि प्रदेश की जनता सुरक्षा कवच से सुरक्षित हो। सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री औषधि योजना, घर घर औषधि योजना के तहत 5 या 8 तरीके के औषधि के प्लांट्स सब पूरे गांव के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। गांव में भी करे जा रहे हैं, शहरों में भी करे जा रहे हैं, पर मुख्य तरह में ये देखने को मिलता है कि गांव के अंदर ज़्यादा उत्साह है, गांव के अंदर वैक्सीन का ज़्यादा उत्साह है। लिटरेसी कम है पर वैक्सीन के प्रति ज़्यादा उत्साह है। आज देखिए यहाँ पे भी वैक्सीन भी चल रही है और औषधि के प्लांट्स की भी वितरण। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर देश भर में उत्साह है। उदयपुर एयरपोर्ट पर भी आजादी महोत्सव खास अंदाज में मनाकर आजादी के जश्न का संदेश दिया गया। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर अमृत महोत्सव। एयरपोर्ट पर याद आए स्वतंत्रता सेनानी। और हमने अपने एयरपोर्ट पर भी कुछ इवेंट्स करे हैं। हमने जैसे कि सेनानियों के, सब फ्रीडम फाइटर्स के कोट्स और क्विज डिस्प्ले करे हैं और हम चाहेंगे पैसेंजर उनको पढ़ें और उसका आनंद लें। देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के करीब है। पिछले काफी वक्त से देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर भी अमृत महोत्सव को खास अंदाज में मनाया गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने ऐसी व्यवस्था की जिससे कि एयरपोर्ट आने और यहां से जाने वाले पैसेंजर्स देश को आजादी दिलवाने वाले सेनानियों को एक बार फिर से याद कर सकें। साथ ही इस मौके पर स्वदेशी को बढ़ावा देने का भी संदेश दिया गया। हमने हैंडलूम जो वीविंग करते हैं उसके लिए भी एक छोटा सा फैशन शो रखा था, हमारे लोगों को दिखाने के लिए और उनका और प्रोत्साहन करने के लिए कि आप सब भारत के बने हुए कपड़े पहने। एयरपोर्ट प्रबंधन ने 15 अगस्त को यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की है कि वे रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर यात्रा करें, जिससे फ्लाइट में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास नजर आए। हम अपने ही लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि खुद करें और जैसे जैसे कल दिन पास आएगा हम रंगोली खुद बनाएंगे और पैसेंजर्स का स्वागत करते हैं कि वो जिस दिन उस दिन ट्रैवल करें तो हमारे तिरंगे के झंडे का सम्मान करते हुए उन्हीं रंगीन कपड़ों में करें कि लगे कि आज हमारा स्वतंत्र दिवस है। अमृत महोत्सव देशवासियों के लिए एक गौरवशाली उत्सव है। ये वो मौका है जिसमें कि हम अपने व्यस्ततम समय में से मौका निकालकर उन सेनानियों को याद कर सकें जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 नेटवर्क, उदयपुर। और अब मुझे इजाजत, नमस्कार।